जैसे आप हुक्म दें, सर सुल्तान ने जवाब दिया। वो भी शायद पीछे हटने पर तैयार नहीं थे। उन्हें यहीं कॉल कर ले, क्योंकि मेरा तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बहरहाल सीनियर सेक्रेटरी हैं, इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान ने बगैर कोई लफ्ज़ कहे रिसीवर उठाया, फ़ोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, जबकि इमरान इस दौरान खामोश बैठा रहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, राशिद अली, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदे खसूसी मेरे ऑफिस में पहुँच चुके हैं। आप मेरे ऑफिस में ही आ जाएं, सर सुल्तान ने कहा। फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। आपके रिटायरिंग रूम में बातचीत होगी, इमरान ने कहा। ठीक है सर, जैसे आप हुक्म दें। हम जैसे गुलाम तो अब आपके हुक्म की तामील के लिए ही रह गए हैं। सर सुल्तान आखिरकार फट पड़े। सॉरी सर सुल्तान, जहाँ मुल्की मफादात का मामला हो वहाँ चीफ किसी का लिहाज नहीं किया करते, इमरान ने इंतहाई शुष्क लहजे में जवाब दिया। तो सर सुल्तान बेइख्तियार चौंक पड़े। उनके चेहरे पर अब गुस्से के बजाय हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब कि आप सेक्रेटरी वजारत ख़जाना और सेक्रेटरी वजारत खारजा मुल्की मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, सर सुल्तान ने कहा। सेक्रेटरी वजारत ख़जाना को आने दें, उनके सामने बात होगी, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान ने होंठ बेंच लिए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और लंबे कद और भारी जिस्म के सेक्रेटरी वजारत ख़जाना राशिद अली ऑफिस में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हैरत के साथ साथ शदीद नागवारी के तासुरात नुमाया थे। सर सुल्तान उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन इमरान उसी तरह बेनियाजी के आलम में बैठा रहा। आइए आइए राशिद अली साहब, आपको तकलीफ़ हुई, इसके लिए माजरत हुआ हूँ। आइए इधर रिटायरिंग रूम में बैठते हैं और आप भी तशरीफ़ लाइए जनाब नुमाइंदा खसूसी साहब। सर सुल्तान ने राशिद अली से बात करने के बाद इमरान की तरफ देखते हुए इंतहाई तंजिया और गसीले लहजे में कहा। ठीक है चलिए, इमरान ने उठते हुए कहा। ये तो अली इमरान है मम। मगर राशिद अली ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो इमरान को अच्छी तरह जानते थे और उन्हें यह भी मालूम था कि सर सुल्तान के साथ उसके कैसे ताल्लुकात हैं। नहीं, ये सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब X2 के नुमाइंदे खसूसी हैं, सर सुल्तान ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। लेकिन इमरान ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से चलता हुआ रिटायरिंग रूम की तरफ बढ़ गया। आप क्या पीना पसंद करेंगे, सर सुल्तान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। सॉरी सर सुल्तान, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, इमरान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। तो सर सुल्तान होंठ बेंच कर खामोश हो गए। अलबत्ता उनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था, लेकिन बहरहाल वो जहांदीदा आदमी थे, इसीलिए मौका की नज़ाकत देखते हुए खामोश हो गए थे। जनाब राशिद अली साहब, पहले तो ये फरमाइए कि ट्रांसकारस पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस रसाडो में कब मुनक्किद हो रही है, इमरान ने पूछा। अगले हफ्ते, राशिद अली ने जवाब दिया। तारीख बताएं, इमरान ने कहा। जी अगले माह की 5 तारीख को, राशिद अली ने जवाब दिया। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का वोट किस तरफ होगा, यूरो की तरफ या डॉलर की तरफ, इमरान ने कहा। सॉरी इमरान साहब, ये स्टेट टॉप सीक्रेट है, इस पर कोई बात नहीं हो सकती, राशिद अली ने जवाब देते हुए कहा। इस स्टेट टॉप सीक्रेट के तहत रिपोर्ट भी तो तैयार की गई होगी जो वहाँ पढ़ी जाएगी, वो रिपोर्ट किसकी तहवील में है, इमरान ने कहा। जी हाँ, हुई है। कई माह तक माहिरीन मुआशरात और आला हुकाम के दरमियान खसूसी मीटिंग्स होती रही हैं। उसके बाद सदर ममलिकत और उनकी काबीना के मशवरे से ये रिपोर्ट तैयार की गई है और ये रिपोर्ट मेरी तहवील में है, राशिद अली ने जवाब दिया। क्या आपकी तहवील में असल रिपोर्ट है या उसकी कॉपी है, इमरान ने कहा। कॉपी का क्या मतलब है, असल रिपोर्ट है, राशिद अली ने चौंक कर कहा। सर सुल्तान भी इमरान की बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़े थे। अब आप सोचकर जवाब देंगे, क्योंकि गलत बयानी की सूरत में ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी सोहदे पर फायज हैं। इमरान का लहजा यकलहत खुश्क हो गया। मुझे क्या ज़रूरत है गलत बयानी की, राशिद अली ने गसीले लहजे में कहा। क्या असल रिपोर्ट अकरीमी हुकाम को भेजी जा चुकी है या नहीं, इमरान ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं, असल रिपोर्ट कैसे वहाँ पहले भेजी जा सकती है, वो तो मेरी तहवील में है और उसे सिर्फ कॉन्फ्रेंस में ही ओपन किया जाएगा, राशिद अली ने जवाब देते हुए कहा। ये टॉप सीक्रेट रिपोर्ट आपकी ज़ाती तहवील में है, ये सरकारी तहवील में, इमरान ने कहा। मेरी ज़ाती तहवील भी सरकारी तहवील ही समझी जाती है, क्योंकि मैंने हर सूरत में उसे कॉन्फ्रेंस तक महफूज रखना है। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं और सीक्रेट सर्विस का इससे क्या ताल्लुक है, राशिद अली से आखिरकार रहा ना जा सका तो वो बोल पड़ा। देखें, जिसे आप टॉप सीक्रेट कह रहे हैं, क्या ये उसी रिपोर्ट की कॉपी है, इमरान ने कहा। और कोट के अंदरूनी जेब से उसने तयशुदा फाइल निकालकर अरशद अली के सामने फेंक दी। तो सर सुल्तान बेइख्तियार चौंक पड़े। राशिद अली ने झपट कर फाइल उठा ली और उसे खोलकर देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो रिपोर्ट देखते जा रहे थे, उनकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। क्या मतलब, ये कैसे मुमकिन है, ये तो वाकई वही रिपोर्ट है मगर राशिद अली की हालत देखने वाली हो गई थी। ये रिपोर्ट गैर मुल्की एजेंटों ने 2 बार आपसे हासिल की है और इस वक्त ये रिपोर्ट रसाडो के सेक्रेटरी फाइनेंस के पास मौजूद है और आप कह रहे हैं कि ये स्टेट टॉप सीक्रेट है और इस बारे में किसी को, हत्ता कि चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदे को भी नहीं बताया जा सकता, इमरान ने घराते हुए कहा। नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे मुमकिन है, ओ नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। राशिद अली की हालत वाकई काफ़ी दगर्दगू हो गई थी। आपके ड्राइवर का क्या नाम है, इमरान ने कहा। तो राशिद अली बेइख्तियार चौंक पड़े। ड्राइवर मगर क्या मतलब, ड्राइवर तो ऐसा नहीं कर सकता, राशिद अली ने कहा।
रसाडो की एक टॉप सीक्रेट एजेंसी के एजेंट यहाँ पहुँचे। उन्हें इस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए थी। उन्होंने आपकी वजारत के एक सेक्शन ऑफिसर से रब्ता किया। आपकी वजारत के तमाम मुलाजमीन को इल्म है कि जो काम आपसे करवाना हो और आप ना करते हों तो ये काम ड्राइवर को भारी रिश्वत देकर कराया जा सकता है। चुनांचे सेक्शन ऑफिसर ने इस गैर मुल्की एजेंट से $1,00,000 लेकर आपके ड्राइवर से रब्ता किया और उसे 10,000 रुपये दिए। वो आपके ऑफिस के सेफ से ये रिपोर्ट निकाल लाया जिसकी कॉपी की गई और रिपोर्ट वापस सेफ में रख दी गई और रिपोर्ट की कॉपी गैर मुल्की एजेंट के हवाले कर दी गई। वो एजेंट ट्रेन में सवार होकर जा रहा था कि ट्रेन का खौफनाक हादसा हो गया और न सिर्फ वो एजेंट इस हादसे में हलाक हो गया बल्कि वो रिपोर्ट भी जलकर राख हो गई क्योंकि इस बोगी को आग लग गई थी। इस पर इस मुल्क के दूसरे एजेंट ने इस सेक्शन ऑफिसर से रब्ता किया। उसने दोबारा $1,00,000 लिए और ड्राइवर को रकम दी। इस तरह रिपोर्ट की दूसरी कॉपी इस गैर मुल्की एजेंट को पहुंच गई। फिर ये कॉपी रसाडो पहुंची और वहां के सेक्रेटरी फाइनेंस को भिजवा दी गई। इस दौरान सीक्रेट सर्विस को भी इस बारे में मालूम हो गया। चुनांचे सेक्शन ऑफिसर को घेरा गया। उसने सारी बात बता दी और साथ ही उसके घर से ये कॉपी मिल गई जो आपके सामने मौजूद है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा तो सेक्रेटरी राशिद अली का चेहरा दर्द भर गया, जबकि सर सुल्तान होर्न बेंचे खामोश बैठे हुए थे, लेकिन उनकी नज़रों में अब सेक्रेटरी खजाना के लिए बेहद गुस्सा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। ओ मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी, सेक्रेटरी राशिद अली ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। ये बात तो इस तरह हुई। अब आए दूसरी तरफ चंद ऐसी उलझनें चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के सामने आई हैं जिनको सुलझाने के लिए आपको यहाँ आने की तकलीफ दी गई है और सर सुल्तान को भी इसीलिए यहाँ बिठाया गया है क्योंकि चीफ साहब ये चाहते थे कि जो कुछ भी हो सर सुल्तान के सामने हो, इसीलिए उन्हें इसी अंदाज में तकलीफ दी गई। और चूँकि मामला 2 सेक्रेटरी साहबान के साथ थे और सेक्रेटरी साहबान का ओहदा मुल्क के अहम तरीन ओहदों में शुमार होता है, इसलिए उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कोई मजाक किया तो मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मजबूरन मुझे संजीदा होना पड़ा। वैसे भी ये मामलात इंतहाई अहम हैं, इसीलिए हमें ऐसे मामलात में संजीदा होना चाहिए, इमरान ने कहा। लेकिन राशिद अली और सर सुल्तान दोनों खामोश रहे। अब दूसरे मामले की तरफ आते हैं। राशिद अली साहब, आप ये बताएं कि असल रिपोर्ट क्या क्रीमिया पहुंच चुकी है या नहीं, और ये सोच कर बताएं कि जिससे आप टॉप सीक्रेट बताकर नुमाइंदा खसूसी को भी बताने से इनकार कर चुके हैं वो उसकी जेब में थी। इसलिए असल बात का जवाब देते हुए सोच लें कि ऐसा ना हो कि क्रीमिया वाली रिपोर्ट भी आपके सामने पेश कर दी जाए, इमरान ने कहा। जी हाँ, 2 रिपोर्ट्स तैयार की गई थी, एक क्रीमियन हुकाम को भिजवा दी गई और दूसरी मेरी तहवील में थी। राशिद अली ने इस बार सर झुकाते हुए जवाब दिया। क्या ये रिपोर्ट्स एक ही हैं, इमरान ने कहा। जाहिर है एक ही होंगी, राशिद अली ने जवाब दिया। क्या मतलब कि आपको नहीं मालूम, इमरान ने चौंक कर कहा। असल में तमाम मामलात पर तफसीली बहस के बाद ये सारी तफसील सदर मुमलिकत को भेज दी गई थी और सदर मुमलिकत ने अपनी काबीना के साथ इसे डिस्कस किया। फिर 2 रिपोर्ट्स तैयार की गई, एक मेरी तहवील में दे दी गई जबकि दूसरी पाकिस्तानी वफ्द कॉन्फ्रेंस में है, शिरकत के लिए जाएगी तो ये रिपोर्ट उसे दे दी जाएगी और दूसरी रिपोर्ट क्रीमिया भिजवा दी गई, राशिद अली ने जवाब दिया। अब आप ये बताएं कि अगर ये रिपोर्ट क्रीमिया पहुंच चुकी है तो फिर गैर मुल्की एजेंटों को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि वो यहाँ आला हुकाम पर दबाव डालकर होने वाला फ़ैसला तब्दील करा देंगे, इमरान ने कहा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, शायद इन एजेंटों को ये मालूम नहीं हो कि दूसरी रिपोर्ट क्रीमिया पहुँच चुकी है, राशिद अली ने कहा। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, इमरान ने कहा। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में वफ्द जाएगा। अब ये फैसला गवर्नर साहब खुद करेंगे कि तकरीर कौन करेगा। वैसे ज़्यादातर ख्याल यही है कि वो ये तकरीर डॉक्टर परवेज़ से कराएंगे, राशिद अली ने जवाब देते हुए कहा। सर सुल्तान, आप प्लीज़ सदर मुमलिकत से मुलाकात का फौरी वक्त लें, इमरान ने सर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा। तो सर सुल्तान ने खामोशी से सामने पड़ा हुआ रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उन्होंने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ, सदर साहब से बात कराएं, इट इज़ इम्पोर्टेंट मैटर, सर सुल्तान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद सदर मुमलिकत की भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ सर, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदे खसूसी अली इमरान एक अहम मुल्की मामले के सिलसिले में आपसे फौरी मुलाकात चाहते हैं। वो इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम अभी पहुँच जाएँ, सर सुल्तान ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। इमरान से बात कराएं, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सर सुल्तान ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब, मैं अली इमरान MSc अक्सन अर्ज़ कर रहा हूँ। इमरान की ज़ुबान यकलहत रवा हो गई तो सर सुल्तान ने बेख्तियार होन बेच लिए। इमरान साहब, अब किस सिलसिले में मुझसे फौरी मुलाकात चाहते हैं, दूसरी तरफ से सलाम का जवाब देने के बाद इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा गया। जवाब, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ट्रांसकारस पर आइंदा हफ्ते मुनक्किद हो रही है, इस सिलसिले में बात करनी है क्योंकि मैंने सेक्रेटरी वज़ारत ख़ज़ाना जनाब राशिद अली और सेक्रेटरी वज़ारत हाजा सर सुल्तान से इस सिलसिले में जो बात की है उससे एक ऐसी उलझन सामने आई है जो आपकी मदद के बगैर नहीं सुलझ सकती और मामलात इंतहाई गंभीर होते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने सर सुल्तान साहब से दरख्वास्त की है कि आपसे वक्त ले लें, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन इस सिलसिले में क्या उलझन है, सदर मुमलिकत ने चौंक कर कहा। जनाब, ये बात फ़ोन पर नहीं की जा सकती, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, आप सर सुल्तान के साथ तशरीफ़ ले आए, मैं मुंतज़िर हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। बेहतर था राशिद अली को भी साथ ले लिया जाता, सर सुल्तान ने कहा।
نہیں مجھے وہاں تفصیل سے بات کرنی ہوگی اور راشد علی صاحب کے ذریعے یہ بات آگے جا سکتی ہے جیسے رپورٹ غیر ملک پہنچ چکی ہے۔ عمران نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے سوری کر لی ہے اور مجھے واقعی تصور تک نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ راشد علی نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، یہ معاملات سر سلطان اور صدر مملکت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، اسی لیے میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ چلیں سر سلطان، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سر سلطان بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھے تو ان کے ساتھ ہی راشد علی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ راشد علی صاحب، آپ پلیز اپنے آفس میں ہی رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت کو آپ سے کوئی مشورہ کرنا پڑ جائے۔ سر سلطان نے راشد علی سے کہا، ٹھیک ہے میں آفس میں ہی رہوں گا، راشد علی نے کہا، اور پھر وہ اکٹھے ہی ریٹائرنگ روم سے باہر آئے اور پھر راشد علی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے جبکہ عمران اور سر سلطان اگبی دروازے کی طرف بڑھ گئے جہاں سر سلطان کی سرکاری کار موجود تھی۔ راشد علی اس کردار کا ہو سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس قدر اہم سیٹ پر ایسے آدمی کی موجودگی ملک کے مفادات کے سراسر خلاف ہے۔ سر سلطان نے پورش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش رہا تھا۔ آئی ایم سوری عمران، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ معاملات اس قدر سنجیدہ ہیں۔ مجھے غصہ آیا تھا کہ میں سمجھا کہ تم نے یہ سب کچھ شرارتاً کیا ہے اور ایکس 2 کے عہدے کو اس شرارت کے لیے استعمال کیا ہے۔ سر سلطان نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں سر سلطان، اصل میں معاملات اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ میری کھوپڑی بھی برف جم گئی ہے اور میں نے جان بوجھ کر چیف سے آپ کو فون کرایا تاکہ معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ عمران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان کی کار پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ چکی تھی اور پھر انہیں صدر مملکت کے خصوصی میٹنگ روم میں پہنچا دیا گیا۔ چند لمحوں بعد صدر مملکت اندر داخل ہوئے تو سر سلطان اور عمران دونوں احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیں صدر نے کہا اور وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، صدر نے کہا تو عمران نے مختصر طور پر اس رپورٹ کے بارے میں بتا دیا۔ راشد علی صاحب کو اس قدر لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے تھی۔ سر سلطان، آپ انہیں وارننگ دے دیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو، صدر صاحب نے کہا۔ یہ سر حکم کی تعمیل ہوگی، سر سلطان نے جواب دیا۔ جناب اب برائے مہربانی یہ بتائیں کہ جو رپورٹ اکریمیہ کو بھجوائی گئی ہے کیا رپورٹ وہی ہے جو راشد علی صاحب کو دی گئی ہے یا دونوں رپورٹس مختلف ہیں؟ عمران نے کہا تو صدر صاحب بے اختیار چونک پڑے۔ سوری عمران صاحب، یہ ملکی سیکرٹ ہے اور ویسے بھی یہ معاملات آپ کی سیکرٹ سروس کی رینج میں نہیں آتے، اسی لیے پلیز آپ اس میں مداخلت نہ کریں، صدر مملکت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جناب غیر ملکی ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سیکرٹ سروس کی رینج میں نہیں آتے۔ دراصل چیف صاحب کو خدشہ ہے کہ اس کانفرنس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، اسی لیے وہ اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ ملک کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں اور اپنے چیف کو بھی اطمینان دلا دیں، حکومت جو کچھ کر رہی ہے ملک کے مفادات کے پیش نظر کر رہی ہے، صدر نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری سیکرٹ سروس پر نہیں ہوگی، اب مجھے اجازت دیں، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا، پاکیزہ کے مفادات کی ہر لحاظ سے حفاظت کی جائے گی، صدر نے کہا۔ جناب مجھے اجازت دیں، سر سلطان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تو صدر صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران اور سر سلطان باہر آ گئے۔ مجھے اپنے آفس میں ڈراپ کر دیں، میری کار وہاں ہے، عمران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ صدر مملکت کوئی خاص بات چھپا رہے ہیں؟ سر سلطان نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہاں، اور یہاں چونکہ کھل کر بات نہیں ہو سکتی اس لیے بعد میں بات ہوگی، عمران نے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے اڈگر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اڈگر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، رولف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رولف کی آواز سنائی دی۔ رولف سیڈر کا ماسٹر چیف تھا، عملی طور پر چیف تو اڈگر تھا لیکن رولف جو سینٹرل سیکریٹریٹ میں اسسٹنٹ چیف سیکریٹری تھا سیڈر کو کنٹرول کرتا تھا، اسی لیے اسے ماسٹر چیف کہا جاتا تھا۔ اڈگر اور رولف کے درمیان ویسے بھی گہرے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے عام حالات میں وہ دوستوں کی طرح بات کرتے تھے، لیکن جب کوئی میٹنگ ہوتی یا کوئی دوسرا ان کے درمیان ہوتا تو پھر وہ آفیسر اور ماتحت بن جایا کرتے تھے۔ او تم، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ اڈگر نے کہا۔ وہ کانفرنس کے سلسلے میں سیکرٹری فائنانس سے تمہاری کوئی پلاننگ طے ہوئی تھی؟ رولف نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اڈگر نے کہا۔ چیف سیکرٹری نے اس پلاننگ کی اجازت نہیں دی، رولف نے کہا تو اڈگر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیوں؟ وجہ؟ ڈاگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہتے کیونکہ پاکیزہ کے آدمی نے بہرحال واپس جا کر وہاں اعلیٰ حکام کو ساری بات بتا دینی ہے، اس طرح حکومت پاکیزہ اور حکومت رساڈو کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے اور وہ ایسا نہیں چاہتے۔ ان کا کہنا ہے کہ کانفرنس چونکہ اکریمیہ کے کہنے پر منعقد کی جا رہی ہے اسی لیے اکریمیہ کے حکام خود وہی اس کا بندوبست کر لیں گے، ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، رولف نے کہا۔ لیکن پھر وہاں سے رپورٹیں طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام بھی اکریمین ایجنٹ کر لیتے، اڈگر نے غسیلے لہجے میں کہا۔ وہ صرف چیک کرنا چاہتے تھے کہ حکومت پاکیزہ ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہی، اور ان رپورٹوں سے سامنے بات آ چکی ہے کہ حکومت پاکیزہ کی نیت درست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ رپورٹ اکریمین حکام کے حوالے بھی کر دی ہے اور انہیں کہہ دیا ہے کہ آپ صورتحال خود سنبھالیں، رولف نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو انتظامات کیے تھے وہ ختم کر دوں، اڈگر نے کہا۔ ہاں، یہ اچھا ہوا ہے ورنہ معاملات خاصی حد تک بگڑ بھی سکتے تھے، رولف نے کہا تو اڈگر چونک پڑا۔ معاملات بگڑ سکتے تھے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، اڈگر نے کہا۔